चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू कराता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, क्योंकि अब यहाँ से हम चैप्टर के एक अलग ही सेगमेंट में जाने वाले हैं। मॉलिक्यूलर में होमवर्क 1 मिला था क्या? मिल गया था? यस सर, एक ही बार दिए हैं। हाँ, होमवर्क 2 नहीं एक मिला बार क्या? दिए हैं सर। होमवर्क 2 मिला है? नो सर। नहीं ठीक है, सर। आज दे देंगे, याद दिला देना, होमवर्क 2 दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर में एक अलग ही सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले एट फर्स्ट याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, याद है? यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। और इस सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हमने 3 अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। और फाइनली जो रेडियो एक्टिव टेक्निक है वही हिट है, और वही प्रूफ करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बताओगे ठीक वो साइंटिस्ट कौन है जो रेडियो एक्टिव टेक्निक यूज करके फाइनली प्रूफ किए, अनइक्विवोकल प्रूफ? हर्सी एंड चेस। हाँ, हर्शे एंड चेस। और 2 साइंटिस्ट का नाम बताओगे, रिभा उससे पहले जो आए थे? सीक्वेंस में वो भी। सर मैक्लाड, एवरी और कार्टे। उससे पहले इससे पहले आए थे इसी के गुरुजी थे, ये तीनों उसका चेला था इनफैक्ट, ग्रिफिथ। तो इन तीनों के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें तीनों एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी से भी सवाल आ सकता है। तो हमने फाइनली प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको तोड़ तोड़ के चीजों को सिखाया है। क्या याद है आपको? मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर पहले सिखाया बनाने के लिए। ये इसमें क्या क्या होते हैं, पेंटोस शुगर सिखाया, नाइट्रोजनस बेस सिखाया, N2 बेस, और फास्फोरिक एसिड भी बना के दिखाया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को जोड़ के हमने बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाया, जिसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी था और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी था, एक न्यूक्लियोटाइड बना। फिर हमने आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद आपको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाया, और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड वही होता है न्यूक्लिक एसिड। और उसी बेसिस पे मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोटाइड 2 प्रकार का होता है, एक होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। उस बेसिस पे न्यूक्लिक एसिड भी 2 प्रकार का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तब जाके हमने क्या कहा कि चलो भाई अब हमने ये पॉलीमर बनाना सीख लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, डीएनए। तो हमने डीएनए पढ़ना स्टार्ट किया, और तब जाके हमने क्या किया, डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हमने। 3 यूनिक प्रॉपर्टी याद है? उसमें से एक था डीएनए रेप्लिकेशन, एक प्रूफ रीडिंग, याद है? डीएनए रिपेयर, ये तो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, प्रूफ रीडिंग। तो ये सब बातें मैंने प्रॉपर्टीज में बताया। फिर हमने कहा चलो भाई अब डीएनए का स्ट्रक्चर समझते हैं, केमिकल नेचर तो पता ही था पहले से। फिर हमने स्ट्रक्चर के बारे में मॉडल समझा। फाइनल जो मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक का 3D मॉडल है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें उसका चुरा लिया गया है। किसका बताएगी रिवा? वाटसन क्रिक ने किसका कंक्लूजन चुराया है, डाटा चुराया है? सर फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन और विल्किंस, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी से जो भी डाटा प्रोड्यूस किए थे। वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिए थे। ठीक है, तो ये जाके हमने वाटसन क्रिक में फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, तब जाके फाइनली हमारा डीएनए वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। फिर हमने कहा कि चलो भाई अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ लेते हैं, डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। ठीक है, तो हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा। तो कुल मिला के मैंने आपको एक शॉर्ट रिव्यू दिया कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, ताकि आपको पता तो चले चैप्टर में आपने क्या पढ़ लिया अब तक। इतना चीजें आपने पढ़ लिया है।
और ये जितना चीज आपने पढ़ा है ये इस चैप्टर का 1/4 पार्ट है, यानी कि आप इस चैप्टर को 1/4 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको नोट्स के स्ट्रेंथ से भी पता चल रहा हो। अभी यहाँ के बाद हम लोग एंटर करेंगे क्या क्या पढ़ने के लिए। मैंने आपको, मैं ये देखिए बार बार मैं ये सिर्फ सीक्वेंस की बातें क्यों करता हूँ, आपको चैप्टर दिमाग में सेट हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें। तो आज के बाद हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, आज से डीएनए रेप्लिकेशन चलेगा 2-3 दिनों तक। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ये हुआ चैप्टर का आपका 1/4 पार्ट, यानी कि यहां तक पढ़ लोगे तो आपका 1/2 पार्ट खत्म हो जाएगा, 1 सप्ताह लगेगा इसमें। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे ट्रांसलेशन के बाद जीन रेगुलेशन, ठीक है। जीन रेगुलेशन वाला पूरा पार्ट अच्छे से ढंग से पढ़ाएंगे, डिटेल में दोनों जीन रेगुलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दोनों मिला के, जीन रेगुलेशन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये दोनों मिला के होता है 1/4 पार्ट। यानी कि यहाँ तक पढ़ लोगे तो आप चैप्टर को 75% कवर कर लोगे। देन लास्ट में पढ़ेंगे म्यूटेशन, ये अकेले 1/4 पार्ट है, तब जाके आपका चैप्टर फिनिश होगा। अभी आपको 1 वीक इसमें लग जाएगा, 1 वीक इसमें लग जाएगा, 1 वीक इसमें नहीं लगेगा, 4 दिन माने ना, 4 दिन, हाँ ठीक है, 4-5 दिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छा से पढ़ाएंगे तो 1 वीक लग ही जाएगा। मॉड्यूल भी तो डिस्कस करना होगा बीच में, 1 वीक मानिए ना। और उसके बाद फिर इसको खत्म करके फाइनल मॉड्यूल डिस्कशन 1 वीक, ठीक है। लेकिन जब आपका यहां तक सेगमेंट खत्म हो जाएगा ट्रांसलेशन तक, तो आपका होगा मॉलिक्यूलर का एक टेस्ट, ठीक है। और जब आपका यहां तक खत्म हो जाएगा तब होगा आपका मॉलिक्यूलर का दूसरा टेस्ट। जब यहां तक खत्म होगा तो आपका आधा सिलेबस आएगा टेस्ट में, और यहां तक खत्म हो जाएगा तो आपका फुल सिलेबस आएगा, मतलब कि मॉलिक्यूलर का पूरा चैप्टर आएगा। लंबा चैप्टर है नो डाउट, स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी पढ़ने वाले हर बच्चे को आना चाहिए चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में। हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है, आप मार्केट घूम लो, रटा देता है। मैं जितना डेप्थ में घुसूंगा इतना डेप्थ में तो एटलीस्ट मार्केट में कोई नहीं घुस रहा, और घुसना जरूरी है डेप्थ में यार। मैं आपको जितना नीट लेवल पर आ रहा हूँ इतना लोग बीएससी एमएससी में जाकर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीएससी एमएससी का पढ़ा रहा हूँ, आपका नीट का लेवल ही यही है, इसमें मैं क्या करूँ। तो आप डिटेल में पढ़ो। तो देखिए मैंने आपको चैप्टर का रिकैपिंग दिया, अब तक आपने क्या पढ़ा वो मैंने बताया, आगे आप क्या पढ़ने वाले हो बता। इससे क्या होता है ना, आपका माइंड सेट होता है, अच्छा इस चैप्टर का सीन ये है। तो आप समझ चुके हो आपके 1 वीक का टारगेट क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए साहब इसमें वर्ड में लगा है डीएनए क्या होता है वो तो आप जान चुके हो। डीएनए एक प्रकार का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड है वो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ वायरस को छोड़ के, बताया था। वर्ड लगा है रेप्लिकेशन। देखिए इस वर्ड को पकड़िए, मैं बार बार बोलता हूँ बायोलॉजी इज नथिंग, इट्स द गेम ऑफ डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी। आप वर्ड को पकड़िए। रेप्लिका एक वर्ड लिखा है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, फोटोकॉपी, जीरोक्स, कॉपी। सन का मतलब होता है प्रोसेस, बार बार बोल रहा हूं मैं, सन 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 मतलब प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपी बनती हो। कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉन एज डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे सामने डीएनए था, देखिए इधर ये डीएनए था। डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल, आपको ऐसा बात पता है, डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल। मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा ऐसा 2 डीएनए बन गया, ये देखो पहले दोनों स्ट्रैंड खुले और फिर दोनों के साथ एक एक स्ट्रैंड नए आके जुड़ गए उसके साथ, तो डीएनए के 2 मॉलिक्यूल बन गए, 1 से 2 बना है। अब 2-4 दिमाग पता है क्या लगाएंगे, 2-4 बच्चे दिमाग लगाएंगे। अच्छा ये हर्ष क्यों नहीं आया, अच्छा
वो उसको अब्सेंट करवाए थे कुछ दिन, तो वो बैकअप नहीं लिया होगा। ठीक है, कोई बात, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा है, कोई बात नहीं। देख रहे हो ना कैसा सजा मिलता है, नुकसान हो रहा है उसका भयानक वाला। ठीक है, उसका भयानक वाला नुकसान हुआ है, इसलिए ऐसा गलती करना मत कभी। अभी 15 मिनट नवीन को चाहिए था कि सर हमको अभी बारिश में इमरजेंसी में फंस गया, तो हम 15 मिनट बढ़ा दिए। एक दिन रीवा भी बोल रही थी, तो हम सारे बच्चे से थोड़ा सजेशन लिए थे, उस दिन ज्यादा बच्चा था तो सब एग्री नहीं हुआ। हम बच्चे को कोऑपरेट कर देते हैं जितना हो पाता है, लेकिन तुम हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो हम तो तुमको भयानक डिस्टर्ब कर देंगे। देख लो, हर्ष एग्जाम्पल है, ऐसा डिस्टर्ब किया ना, उसका मॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूल तो हम उड़ाइए दिए हैं, मान के चलो, डिस्टर्ब ही कर देंगे हम। भाई हमारे पास पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो ना, डिसिप्लिन में रहो ना, बहुत सिखाएंगे, इतना सिखाएंगे ना कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी देते हैं। MBBS में याद करोगे हमको। ठीक है, हाँ देखो इधर तो मैं ये कह रहा था कि डीएनए है, डीएनए एक डीएनए खुला, 2 डीएनए बना, मतलब कि दोनों स्टैंड उसका खुला, देखो ब्राउन वाला, उसके सामने एक एक स्टैंड जुड़ा, नया 2 डीएनए बना, तो एक डीएनए ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया। ठीक है, बच्चा बोलता है सर अब टोटल यहाँ पे 3 डीएनए, अरे भाट 3 डीएनए नहीं है, इसी से दोनों डीएनए बना है। कितनों को बात समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? इसी से दोनों डीएनए बना है भाई। मैंने कहा कि लेकर जाओ, ये लेके जाओ, जाओ इससे को जेरोक्स करा के लेते हो। मैंने कहा जाओ भाई इसका जेरोक्स करा के लेते हो, तो ये उसमें रखोगे। मैंने कहा एक कॉपी जेरोक्स करा के लेते हो, जेरोक्स हो जाएगा, तो कॉपी बन गया। तब तुम क्या बोलोगे कि अब 3 कॉपी हो गया टोटल? अरे नहीं यार, टोटल 2 ही कॉपी हुआ ना। जब तुम्हें लौटा के दोगे तो ये भी लौटा के दोगे। नहीं बोलो सर देने वक्त दिए भी तो वो भी तो एक हुआ। अरे जो देने वक्त दिए तो वही तो बाद में लौटा के दिए हो। ये बात समझ रहे हो ना? इस बात को लेके अच्छे से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इससे बना ये दोनों, तो सर ये भी तो है, अरे ये नहीं है, इसी से दोनों बन गया। तो कुल मिला के 2 कॉपी तैयार हो गई। इन दोनों को बोलते हैं डीएनए की रेप्लिका। क्या बोलते हैं? रेप्लिका, फोटोकॉपी, एक दूसरे का जीरोक्स है ये दोनों, रेप्लिका। और यही प्रोसेस कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। सिंपल बात है भाई, देखो बड़ा बात नहीं है। अब बात आती है सर डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि कुल मिला के अगर हम गौर से देखें तो सर यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो आप सोचो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता ही क्यों होगा? शायद अगले जनरेशन में भेजने के लिए ही होता होगा, राइट जी? अगले जनरेशन में भेजना है, इसीलिए रेप्लिकेशन करना है। सुना है? ऐसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। देखिए आपके सेल में बहुत सारा चीज है रखा हुआ, आपके सेल्स में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, विटामिन भी है। किसी भी चीज का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा भाई। रेप्लिकेशन होना होता तो एक बार ग्लूकोज खाए फिर काहे के लिए खाते जी? रेप्लिकेशन कर लेते सेल के अंदर। नहीं होता, किसी का नहीं होता, ना प्रोटीन का होता, ना कार्बोहाइड्रेट का, ना लिपिड का, ना विटामिन का, केवल न्यूक्लिक एसिड का होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी रेप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी बनना, मतलब जैसा है वैसे इससे ही एक और बन जाना, रेप्लिकेशन डीएनए का ही होता है। इसका मतलब रेप्लिकेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। बट आप बोलोगे सर हमारे सेल्स के अंदर आरएनए है, आरएनए से आरएनए नहीं बनता क्या? नहीं बनता है, मैंने पहले भी बोला, आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। अगर आरएनए बनना है तो डीएनए से बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आरएनए बनना है तो डीएनए से बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलेगा, आरएनए रेप्लिकेशन नहीं चलेगा, ध्यान रखना। आरएनए बनाना है सेल में तो ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, डीएनए से आरएनए बनाइए, आरएनए से आरएनए नहीं बनेगा। लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जिसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, और जिसके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर डीएनए है ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां डीएनए है ही नहीं, तो वहां जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा ना भाई अगले जनरेशन में भेजने के लिए। तो आरएनए रेप्लिकेशन तो मिलेगा, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में, हर सेल में नहीं मिलेगा। उस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जहां आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है और वहां पे डीएनए नहीं है, इसलिए वो आरएनए वहीं पे जेनेटिक मटेरियल है। वो कौन वायरस है मैं आपको आरएनए में बता दूंगा, डोंट वरी। लेकिन वो ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है, ठीक है? तो आरएनए रेप्लिकेशन एक्सेप्शनली मिलता है, लेकिन रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज द यूनिक ऑफ डीएनए, बट दिस प्रॉपर्टी आल्सो फाउंड इन आरएनए इन सम केसेस लाइक इन सम वायरसेस। क्या ये बात सभी को क्लियर? मैं हर बात यहाँ लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। तो कुल मिलाकर मैंने अभी आपको इतना ही समझाया है कि रेप्लिकेशन में फोटोकॉपी बनता है और डीएनए का फोटोकॉपी बनता है।
ना कार्बोहाइड्रेट का, ना लिपिड का, ना ही विटामिन का, ना ही आरएनए का। लेकिन आरएनए का कहीं का बन जाता है। दुनिया में कहीं पे भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन का रेप्लिकेशन नहीं होता है। सिंथेसिस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन उसका हो सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, लिपिड से लिपिड नहीं बनता, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनता। उसके बनने का जो तरीका है या बाहर से अपटेक करने का तरीका वो हो सकता है। मैंने आपको फैट बनाना भी सिखाया है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी पढ़ाया, प्रोटीन कैसे बनता है पूरा चेन। कार्बोहाइड्रेट बाहर से ले लीजिए, विटामिन भी बाहर से ले लीजिए, लेकिन रेप्लिकेशन उसका होता ही नहीं तो पढ़ाते नहीं बायोमोलिक्यूल में। और यहाँ पे भी सीक्वेंस, चैप्टर का सीक्वेंस अभी बताएं, कहीं पे बताए क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट रेप्लिकेशन, लिपिड रेप्लिकेशन, न्यूक्लियर या ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आरएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो नहीं पढ़ाइएगा क्या? लगभग डीएनए रेप्लिकेशन के जैसा ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, आपके लेवल पे आपके काम का नहीं। बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना हायर क्लासेस में, 3rd ईयर में बीएस, तब पढ़ोगे, या फिर अदर कोई स्ट्रीम में जाओगे बायोलॉजी में आगे, तो फाइनली आप पढ़ोगे बीएससी एमएससी में डायरेक्ट, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में। यहाँ आपके लेवल पर आरएनए रेप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन हाँ डीएनए रेप्लिकेशन से कुछ बातें मिलती जुलती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मैंने ये सिखा दिया, रेप्लिकेशन डीएनए का यूनिक प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ आरएनए में भी मिलता है, जहां आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। सिंपल बात है कि आरएनए रेप्लिकेशन होता कब है सेल में? क्या हर सेल आरएनए रेप्लिकेशन करता है? भाई साहब आपके बॉडी में कई सारे सेल है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल। जो यूकेरियोटिक सेल है मोस्टली तो मल्टी सेलुलर ही है, और सभी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई साहब? सभी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई साहब? सभी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है भाई साहब? क्या है? बोलो जल्दी से, ये क्या है? डीएनए है। डीएनए पढ़ा है क्रोमेटिन के फॉर्म में, सब बात मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे किस फॉर्म में है? न्यूक्लियोसोम, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, या तो सोलेनॉइड के फॉर्म में। ठीक है भाई, है रखा हुआ, तो क्या ये अपने मन पड़ेगा डिवीजन कर लेगा? है सनक सनक का डिवीजन करते रहेगा? ऐसा थोड़ी है, है? ऐसा नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन केवल वही सेल करेगा जिसको सेल डिवीजन में जाना है। हाँ, केवल डिवाइडिंग सेल के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ध्यान रखिए बात। हर सेल डिवीजन नहीं कर सकती है। जो सेल टेम्पररी या परमानेंटली सेल डिवीजन से बाहर चले गई है, मतलब जीनोट में, मतलब क्वेसेंट सेल या सेनेसेंट सेल या मैच्योर सेल प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन खो चुकी है, ये सब डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। और बात बता देता हूं, और बात बता देता हूं, जो भी सेल डीएनए का रेप्लिकेशन करती है केवल और केवल लिविंग कंडीशन में करती है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है भाई। बताऊंगा कैसे, इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एनाबॉलिज्म चलता है, कैटाबॉलिज्म भी चलता है, एनाबॉलिज्म भी एक साथ चलता है। कुल मिला के बात ये है कि लिविंग सेल्स के अंदर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, आप लैब में कराओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट ट्यूब में डायरेक्टली डीएनए का रेप्लिकेशन करा लोगे, नहीं। टेस्ट ट्यूब में आप डीएनए का आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर सकते हो, डीएनए का रेप्लिकेशन कभी नहीं होगा, ठूस लीजिए भेजे में। डीएनए का रेप्लिकेशन केवल लिविंग सेल्स के अंदर होता है। हाँ, डीएनए का सिंथेसिस आप करा सकते हो आर्टिफिशियली लैब में, बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा मैं कैसे करा सकते हैं, लेकिन आरएनए डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करा सकते, आप कभी नहीं करा सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डीएनए का रेप्लिकेशन केवल लिविंग सेल्स में होगा, वो भी हर लिविंग सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, केवल उसी सेल में होगा जो सेल डिवाइड कर सकती है। और तो और सेल डिवीजन के दौरान भी एक खास फेज में होगा जिसका नाम है एस फेज। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन केवल डिवाइडिंग सेल में होगा, वो भी सेल डिवीजन के एक खास फेज एस फेज में होगा। क्या सभी को बात क्लियर है? आंख खड़ा करिए जल्दी से, यहां तक सभी पॉइंट क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन सर। हाँ बोलिए। सर बोले टेस्ट ट्यूब में अगर उसका कल्चर मीडियम दे दें कुछ तो कुछ नहीं, नहीं डीएनए होगा। रेप्लिकेशन नहीं होगा वहां पे, डीएनए का सिंथेसिस हो सकता है। कैसे होगा? मतलब कि सारे न्यूक्लियोटाइड वगैरह डाल के, एंजाइम वगैरह डाल के आप वहां पे डीएनए का हाँ। एक नया चेन बना लीजिए, लेकिन डीएनए खुद खुल जाए, डीएनए से डीएनए बना लीजिए, इसके लिए आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करना पड़ेगा, लिविंग सेल्स उसमें डालना पड़ेगा। अभी देखेंगे अभी एक्सपेरिमेंट, लेकिन टेस्ट ट्यूब में विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म डाले आप डीएनए का सिंथेसिस कर सकते हैं, उसका रेप्लिकेशन नहीं करा सकते, डीएनए से डीएनए नहीं बना सकते। आप उसमें न्यूक्लियोटाइड वगैरह डाल दीजिए, एंजाइम वगैरह डाल दीजिए, पूरा प्रॉपर मीडियम सब कुछ दे दीजिए, तो डीएनए बन जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं कि एक डीएनए बन गया
तो छोड़ दीजिए, डीएनए बनते रहेगा। अरे नहीं हो सकता यार, आप ये समझो ना, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, और एस फेज के लिए जो जो तैयारियां सेल करता है, क्या वो टेस्ट ट्यूब में आप करके दे दोगे? इतना बता दो मुझे। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो कुल मिला, हाँ अब बात ये आती है सर, एस फेज मतलब सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस और मियोसिस। मगर सर एक बात बताइए, आप ही कहते हैं सर प्रोकैरियोट से होता है, बैक्टीरिया जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है ए माइटोसिस से, क्या ये बात सही है कि नहीं? और ए माइटोसिस का कई टाइप्स है, बाइनरी फिजन है, मेन मेन एक तो इसका ये टाइप है बाइनरी फिजन, है कि नहीं? पढ़ाएंगे आपको प्रोकैरियोट्स, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन वगैरह में तो पार्ट ही कट जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एमाइटोसिस। क्या होता है उसमें, शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लो ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ओके, बैक्टीरिया का साइड में न्यूक्लियोइड। अब अगर इसको क्या करना है, बैक्टीरिया को अपना कॉलोनी बनाना है, मतलब अपना नंबर बढ़ाना है, तो पहले क्या करता है, अपने इस जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद दोनों दोनों जेनेटिक मटेरियल को किनारे भेज देता है, एक इधर एक इधर, ठीक है। और ये सेल था, ये सेल था ना, इसको क्या करता है, बीचों बीच ऐसे ऐसे फ्लो बनाने लगता है, ऐसे ऐसे करके फ्लो बनाने लगता है, ठीक है, और फाइनली क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक डीएनए इसमें, मतलब पूरा का पूरा एक डीएनए, मतलब पूरा जीनोम इसमें और इसमें आ जाता है, पूरा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये होता है। तो एक बार बताओ, यहाँ एस फेस तो होता नहीं है, क्योंकि बताओ ए माइटोसिस, नाम ही है ए माइटोसिस, मतलब नहीं है माइटोसिस, और ना ही है माइटोसिस है बच्चे, ना ही है मियोसिस है, और बता दूंगा, हाँ ना ही है माइटोसिस है, ना ही है मियोसिस है। ये क्या आ गया भाई सामने, क्या है ये? अरे क्या है, कुछ तो इसमें लिखा भी नहीं है। क्या क्या नोटिफिकेशन आ, हाँ चलो ठीक है, हाँ। तो ये ए माइटोसिस में नाम से पता चल रहा है, ना ही ये माइटोसिस है ना ही मियोसिस है। ए माइटोसिस नहीं है, माइटोसिस, मियोसिस भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एस फेस तो नहीं होगा, बोलो, क्योंकि एस फेस तो माइटोसिस, और आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ यस क्योंकि, सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में ना होता है एस फेस, तो अब आपके मन में हो रहा होगा डाउट, सर यहाँ भी तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया में तो डीएनए मिलता है ना, ये जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, डीएनए ही तो है, कंडेंस्ड डीएनए। सर जेनेटिक मटेरियल तो है ना, तो सर को बात बताइए, इसके अंदर कब होता होगा ऐसा, है मन में आया डाउट? एसफेस तो होता नहीं है सर, तो क्या बैक्टीरिया भी हमेशा करते रहता है ये डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है बैक्टीरिया में भी, तब ना डीएनए से डीएनए बना जी। तो सर इसमें कब होता है, हमेशा करता रहता है? नहीं, जब बैक्टीरिया को करना होता है क्या, बाइनरी फिजन। देखिए यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा है ना, बाइनरी फिजन, बीएफ बाइनरी फिजन, तो जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन, मतलब बाइनरी फिजन के जस्ट पहले वो डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है। हाँ, बाइनरी फिजन के जस्ट पहले वो डीएनए का रेप्लिकेशन कर लेता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्या आया था कि ई कोलाई में कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन, और पहला ऑप्शन था एस फेज। और बताओ मैं बच्चों, आपको 90% बच्चे एस फेज मार के आए थे, क्योंकि उनको याद होता है डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज, डीएनए, अरे भैया ई कोलाई दिया, देखो तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मतलब ए माइटोसिस, और ए माइटोसिस में नहीं होता एस फेज, तो वहां कब होगा? तो फोर्थ ऑप्शन था प्रायर टू बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के जस्ट पहले। ये बात आपके नोट्स में नहीं है, ऐड कर लीजिएगा, जहां लिखा है ना डीएनए, वैसे मैं आपको फोटो किसके भेज दूंगा, ऐड मैंने कर दिया है, फोटो नहीं भेजा है बस। क्या सभी कोई बात क्लियर हो गई? प्रोकैरियोट्स में जस्ट प्रायर टू बाइनरी फिजन, यूकैरियोट्स में जहां होता है माइटोसिस मियोसिस, वहां इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या सभी को बात क्लियर हो गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बाकी आप कंसेप्ट समझते चलिए। अब बात आती है, सर यहाँ तक सब बात समझ में आ गया, डीएनए रेप्लिकेशन यूनिक प्रॉपर्टी है डीएनए का, मतलब रेप्लिकेशन केवल डीएनए में होता है, लिविंग सेल में होता है, हर लिविंग सेल में नहीं होता है, केवल डिवाइडिंग सेल में होता है, वो भी केवल एस फेज के दौरान होता है।
प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो बाइनरी फिजन के जस्ट पहले होता है। सिंपल बात। सर एक बात बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड क्या है? प्रोसेस तो देखेंगे अभी हम, डोंट वरी। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, किस टाइप से होती है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड 3 अलग अलग मेथड पॉसिबल है। सुनेगा ध्यान से, 3 मेथड्स इसके पॉसिबल है। एक है सेमी कंजर्वेटिव, सुनेगा ध्यान से, सेमी कंजर्वेटिव। एक है कंजर्वेटिव, ठीक है, और एक है डिसरप्टिव। एक क्या है? डिसरप्टिव। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा यह एक डीएनए, ध्यान से देखिए इधर, मैंने कहा यह एक डीएनए है। ओके, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। मैंने कहा इसको करना है डीएनए का रेप्लिकेशन, ये इस डीएनए को रेप्लिकेशन करना। तो सुनिए एक बार ठूस लीजिए भेजेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप है अनवाइंडिंग। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड पहले खुलेंगे। ओके, हाँ डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे। खोल दीजिए इसको जल्दी से, खोल दिए। अरे डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुल गए ना, खुल गए। अब नया स्ट्रैंड बनेगा। अच्छा ये पुराना स्ट्रैंड है, ओल्ड ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड। मगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो पहले उसका ओल्ड डीएनए के, ये पूरा का पूरा डीएनए था, ओल्ड डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुल गया, ठीक है। अब नया स्ट्रैंड बनना है, तो नया स्ट्रैंड क्या करो, इसके साथ बना दो, एक पुराने वाले के साथ। ये एक सिंगल है तो इसके साथ एक नया स्ट्रैंड जोड़ दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मान लो क्या, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है भाई। तो अब बताओ, जो यहाँ पे नया डीएनए बना है ये न्यू डीएनए है, जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। मुझे नवीन बताएगा, जो न्यू डीएनए बना है ये ओल्ड डीएनए था, ये न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है। ओके, ये भी न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसमें एक न्यू स्ट्रैंड है और एक ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है भाई। तो तुम ही बताओ नवीन, इस वाले स्ट्रैंड में जो न्यू, ये ओल्ड डीएनए था, इधर देखो ये ओल्ड डीएनए था, और यहाँ पे ये ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, नॉट डीएनए, ओल्ड स्ट्रैंड है। अब बताओ नवीन, जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कितने % ओल्ड स्ट्रैंड है और कितने % न्यू स्ट्रैंड है? हर डीएनए मॉलिक्यूल में 50-50 है कि नहीं? 50% ओल्ड है स्ट्रैंड और 50% न्यू है स्ट्रैंड। इसमें भी 50% ओल्ड है और 50% न्यू स्ट्रैंड है डीएनए का। और ये दोनों 1 से 2 डीएनए वाला, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है। तो अब बताओ, मतलब पुराना वाला डीएनए कितना % कंजर्व हुआ ज्योति? मतलब पुराना वाला जो ओल्डर डीएनए था, पेरेंटल डीएनए था, ये जो नया डीएनए बना इसको बोलेगा डॉटर डीएनए, आप कितना % डीएनए का सेगमेंट उसमें कंजर्व हो गया, मतलब सेम रह गया? सिर्फ 50%। 50%। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मगर 3 अलग अलग मेथड साइंटिस्टों को समझ में आ रहा था जब डीएनए रेप्लिकेशन का डिटेल स्टडी नहीं हुआ था, उससे पहले 1950 के पहले की बात है। उस समय लोगों को लगता था कि 3 तरीके के मेथड है। कुछ लोग सेमी कंजर्वेटिव के मत में थे, कुछ लोग कंजर्वेटिव के मत में थे और कुछ डिस्ट्रप्टिव के मत में थे। एक बार समझ लीजिए कंजर्वेटिव और डिस्ट्रप्टिव क्या होता है, लेकिन ये दोनों बकवास मेथड है, ठीक है। कंजर्वेटिव, जिस लोगों को ऐसा लगता था कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मोड का होता है, वो बोलते थे कि ये डीएनए है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। और उनका कहना था कि जब इस डीएनए से 2 नया मतलब 2 डीएनए बनेगा तो एक डीएनए ऐसा होगा, एग्जैक्ट ऐसा होगा, और एक डीएनए ऐसा होगा, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है। ये बात वाटसन क्रिक बोल रहे थे, उससे पहले विल्किंसन फ्रैंकलिन बोल चुके थे। डबल स्टैंडर्ड नहीं बोले थे, एटलीस्ट ये बात तो बोल ही चुके थे कि ऐसा ऐसा कुछ मोलर कंसंट्रेशन इक्वालिटी वाला बात। तो बात ये, डबल स्टैंडर्ड भी बोल चुके थे, भले वो उसका मॉडल स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बता पाए थे। तो कुल मिला के बात ये है कि आप इस वाले में देखिए, यहाँ ये ओल्डर डीएनए है। ओके, ये क्या भाई? ओल्डर डीएनए है, ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, और ये दोनों ही न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, ये दोनों ही न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ नवीन, यहाँ पर जो दोनों न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए में कितना % पेरेंटल डीएनए का पार्ट कंजर्व हुआ? फुल है सर, 100। क्या बोले? पूरा है सर, 100%। और इस वाले में 0 सर, 0%। तो उनका कहना था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है कंजर्वेटिव मोड में होता है, और कंजर्वेटिव में वो क्या बोलना चाहते थे
कि जो डीएनए पुराना है वो एज इट इज एक डीएनए के अंदर जाएगा और नया स्टैंडर्ड अलग से बनेगा इस टाइप से। उस टाइम डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म डिस्कवर नहीं था, इसलिए बकवास बात चल रहा था मार्केट में। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगता है? मैंने कहा ना डीएनए का पहला स्टेप अनवाइंडिंग है, ये बाद में पता चला है जब उसका पूरा मैकेनिज्म स्टडी कर लिया। और अगर इस बात को मानेंगे डीएनए का पहला डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप अनवाइंडिंग है, तब तो यहाँ पर अनवाइंडिंग हुआ ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि अनवाइंडिंग होता तो वो सेम स्टैंडर्ड उसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब यही कहना चाह रहे हो आप? मैं आपको बताऊं, ये मोड भले ही डीएनए रेप्लिकेशन का कंजर्वेटिव मोड दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्शन केस में आप हायर स्टेज में पढ़ोगे कि कंजर्वेटिव मोड भी कहीं कहीं पाया गया है, ठीक है। आप तो ये नहीं होता है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पाया जाता है, सीधा बात। अब आते हैं डिसरप्टिव पर, ठीक है। डिसरप्टिव वाले क्या बोले थे कि ये डीएनए है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ऐसे वो ऐसे बोलते थे, देखिए इधर ये आधा सेगमेंट, यहाँ पर ओल्ड डीएनए का सेगमेंट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड डीएनए सेगमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड डीएनए सेगमेंट, इस वाले में यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड डीएनए सेगमेंट, इस वाले में यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड डीएनए सेगमेंट, और यहाँ पे न्यू डीएनए सेगमेंट, यहाँ पे न्यू डीएनए सेगमेंट, यहाँ पे न्यू डीएनए सेगमेंट, और यहाँ पे न्यू डीएनए सेगमेंट। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? ओल्ड और न्यू डीएनए सेगमेंट डिसरप्ट हो गए, बिखर गए, एक साथ पूरा का पूरा नहीं आ पाए, इसी को बोलते हैं डिसरप्टिव। ये मेथड भी नहीं पाया जाता। आपको मैंने दोनों के बारे में जानकारी दे दिया, ऐसा कैसे, लेकिन ये दोनों आपको जानना था भी नहीं, मैंने बस बताया है कि कंजर्वेटिव और डिसरप्टिव मोड क्या होता है। बकवास, कोई नहीं मानता इस बात को। जब डीएनए रेप्लिकेशन जब डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक बता रहे थे, तो याद है उन्होंने बेस पेयरिंग बोला था, याद है? रिभा बताएगी वाटसन क्रिक का ईयर, जल्दी बोलो। वाटसन 1950। पागल हो क्या? 1950? क्या 1950? 1952 में तो ग्रिफिथ आए हैं। चलिए 1952 में तो ये फ्रैंकलिन विकलिंस आए हैं, उसके बाद आए हैं ये वाटसन एंड क्रिक 1953 बोले थे, एक ईयर चूज करना पड़े तो 1953, ठीक है। तो वाटसन क्रिक जब 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर समझा रहे थे, 3D मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल, तब उन्होंने एक बात बोला था, याद है? बेस पेयरिंग, याद है? AT के साथ GC के साथ, याद है? और तभी उसने कह दिया था अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल फॉलो होता है तो ये तभी फॉलो हो पाएगा जब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए चलेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव मोड और डिसरप्टिव मोड इन दोनों में ये बातें जो बेस पेयरिंग की बातें हैं, ये प्रॉपर्ली सूट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन हाँ, इस वाले में बात मैच कर जाएगी। जैसे यहाँ मान लीजिए अगर एडेनिन और यहाँ पे क्या है? थायमिन। यहाँ एडेनिन है तो थायमिन ही होगा। यहाँ मान लिया जाए कि C है तो यहाँ G होगा। तो जब ये खुलेगा तो यहाँ A आ जाएगा और इस वाले का यहाँ T आ जाएगा। तो इसके सामने अगेन क्या आ जाएगा? A के सामने अगेन T बनेगा और T के सामने अगेन A बनेगा। ये बातें प्रूफ हो रही है। डीएनए का एज इट इज कॉपी यहाँ पे बनेगा, हाँ बन जाएगा। लेकिन ये बातें अगर आप यहाँ लगाओगे तो क्या एज इट इज कॉपी बनेगा डीएनए का? रेप्लिका मतलब क्या था? कॉपी। अगर मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ T है, तो AT तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा थोड़ी पता है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ पे तो पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया, ये तो वैसे बकवास है। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फोटोकॉपी तब नहीं बनने वाला, रेप्लिका नहीं बनेगा। यही वो ये बात बोल दिए थे कौन? वाटसन एंड क्रिक 1953 में ही। लेकिन हाँ, उन्होंने देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर थ्योरेटिकल बात कम चलता है और प्रैक्टिकल बात ज्यादा चलता है। यहाँ बोल देने से कुछ नहीं होता है, यहाँ प्रूफ देना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्रूफ देना पड़ता है। मगर वाटसन क्रिक ने केवल बोला था, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दिया था। लेकिन हाँ, पहली बार ऐसा बोलने वाले कि डीएनए रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चर तो फेमस हुए वाटसन क्रिक, नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन ऐसा बोलने वाले कि डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव है, ऐसा बोलने वाले पहले साइंटिस्ट वाटसन क्रिक ही थे। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है 1953 में उन्होंने इसके स्ट्रक्चर के साथ ही ऐसा बोल दिया था कि देखो भाई, अगर बेस पेयरिंग आप मानते हो तो डीएनए रेप्लिकेशन का कंजर्वेटिव और डिसरप्टिव मोड नहीं हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव ही होगा। लेकिन इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई और देता है, और वो कौन देते हैं, इस बात का चर्चा करेंगे हम अगले मीटिंग में, क्योंकि इस मीटिंग में 2 मिनट का समय हो नहीं पाएगा।
लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है। इस ऐसा कहने वाले पहले वॉटसन और क्रिक, बाद में अलग अलग दो साइंटिस्ट आते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव भी कर देते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो हम उसकी चर्चा करेंगे अभी अगले मीटिंग में। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बाकी स्क्रीनशॉट भी लीजिए, मैं पूछ लेता हूँ। ज्योति एनी डाउट? नो सर। नवीन? नो सर। रिभा? नो सर। अतीक? नो सर। स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।